हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अपनी इस मैथ क्लास में। और हम लोग पढ़ेंगे एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एग्जाम है उसके सिलेबस को। पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि इसमें कांस्टेबल के एग्जाम में एसएससी के 80 क्वेश्चन आएंगे जो 160 नंबर के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग भी थी। इसके बाद हमने चर्चा कर ली थी कि मैथ में क्या क्या सिलेबस आएगा, कितना टॉपिक आएंगे, सारे टॉपिक भी हमने नोट करा दिए थे। तो आज की जो क्लास है उसमें हम मैथ के ही पार्ट को पढ़ने वाले हैं। और मैथ में जो इम्पोर्टेंट भी है और अच्छा टॉपिक भी होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे पूछे भी जाते हैं, वो है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। चलिए आज संख्या पद्धति को पढ़ते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे। एक चीज और बता दें आपको कि जो भी एग्जाम होते हैं जिनमें फिजिकल होता है, जैसे एसएससी कांस्टेबल जीडी में अगर देखें तो रिटन एग्जाम है और फिजिकल भी है। तो ज्यादातर ये देखा जाता है कि जिस एग्जाम में फिजिकल होता है उसका रिटन हल्का होता है, ज्यादा उसको टफ नहीं पूछा जाता है, लेकिन उनमें बहुत सारी बारीकी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को पूछ लिया जाता है जो आप कहीं भूल जाते हैं या मिस कर जाते हैं। आप बड़े सवाल लगाते रहते हैं और छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं। और हम अपनी इस क्लास में बिल्कुल बेसिक जीरो से स्टार्ट करेंगे। एक छोटी से छोटी चीज भी नहीं छूटेगी जो हम ना बताएं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में के सवाल और छोटी छोटी बारीक चीजों को। देखिएगा हमने यहां पे लिखा हुआ है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। अब इसमें सवाल किस प्रकार के पूछे जाते हैं वो तो बाद की बात है, लेकिन अब ये देख लेते हैं कि इसमें बेसिक तौर पे क्या क्या चीजें पूछी जाती है जो उन सवाल को लगाने में हमारे लिए बेनिफिट होगा, यानी कि लाभदायक होंगी। उन सारी चीजों को समझना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक चीज समझिएगा, सम संख्या। बिल्कुल आराम से आप समझ के चलिएगा। सम संख्या यानी कि इवन नंबर, इवन नंबर्स, बहुत आराम से समझेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं। सम संख्या, सम संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं आपने बहुत बार पढ़ा होगा। आपने अपना कक्षा 8 पास किया, 8 तक भी पढ़ाया जाता है। इसके बाद जब भी आप गणित लेके बैठेंगे तो सम संख्या जरूर आ जाती है। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ये सारी चीजें आ जाती हैं। चलिए उसको रिवाइज कर लेते हैं। सम संख्या का मतलब होता है वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए, का मतलब है वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। समझिएगा। अब कौन कौन सी सम संख्याएं होंगी? देखिए 2 है, 2 में किसका भाग जाना चाहिए? 2 का भाग जाना चाहिए। अगर हम 2 का भाग दे दें संख्या में तो वो सम संख्या हो जाएगी। 2 हो गया, इसके बाद क्या होगा? 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, 18 होगा, 20 डॉट 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 आगे भी चलते चले जाएंगे। तो जिस संख्या में 2 का भाग चला जाए वो संख्या हमारी सम संख्या यानी इवन नंबर्स होगी। और इन संख्याओं के बीच में जो इंटरवल है, जो अंतराल है, बीच में जो अंतर आ रहा है वो कितने कितने का आएगा? 2-2 का अंतर भी आएगा। एक चीज ये भी समझ लें कि जिनमें 2-2 का अंतर आता चला जाएगा और 2 से विभाजित भी होनी चाहिए, तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। चलिए इसमें नेक्स्ट चीज समझते हैं, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? एक एक चीज को समझते चलेंगे बहुत अच्छे से, यानी कि ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स समझिएगा, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? अब सम संख्याएं बेती जिनमें 2 का भाग चला जाए तो वो सम संख्या हो गई। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें 2 का भाग ना जाए। देखिएगा, वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग ना जाए, यानी कि 2 का भाग नहीं जाना चाहिए। अब ये संख्याएं तो होंगी जिनमें 2 का भाग चला गया। अब वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग ना जाए, यानी कि इसमें जो संख्याएं छूट गई हैं वो सारी संख्याएं विषम संख्याएं होंगी। देखिएगा क्या होगा? 1 होगा, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 और आगे भी डॉट डॉट डॉट। यानी कि वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाए सम संख्या, और जिनमें 2 का भाग ना जाए वो कैसी संख्याएं होंगी? विषम संख्याएं होंगी।
और अगर एक चीज इसमें भी देखें तो इनके बीच में भी अंतराल कितने कितने का आ रहा है, 2-2 का अंतर आ रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि इन संख्याओं में 2 का भाग जाएगा और इन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाएगा। तो यहां से हमें पता चला कि सम संख्या कौन सी होती है और विषम संख्या कौन सी होती है। चलिए, इसी में एक चीज और आ जाती है इसके तुरंत बाद, वो है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अब आप समझिएगा, प्राइम नंबर्स, ठीक है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनमें किसी का भाग ना जाए। अभी हमने कहा 2 का भाग चला जाए, 2 का भाग ना जाए। और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें किसी का भी भाग ना जाए, सिर्फ और सिर्फ एक को छोड़कर, यानी कि वो संख्या स्वयं होगी या फिर एक का भाग जाए, वो कैसी संख्याएं होगी? अभाज्य संख्याएं होंगी। देखिएगा, तो अभाज्य संख्याओं को अगर हम देखें तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना, एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बतानी है तो आपको टिक करना है कि वो कितनी होती है? 2 होती है। इसके बाद आप देखिएगा कौन सा होगा? 3 में भी नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा, 7 होगा, 7 के बाद 9 जो होगा वो डिवाइड है 3 से, लेकिन हमें एक किस किस से डिवाइड होना चाहिए? ये केवल 1 से होना चाहिए और स्वयं की संख्या यानी सेल्फ होना चाहिए। तो वो कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। अब ले लीजिए, 5 हो गया, 7 हो गया, 7 के बाद 11 आ जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, इसके बाद डॉट डॉट आगे भी आप ले लेंगे संख्याएं, जैसे 31 होगी, जाके इसके आगे 29 होगी, 31 होगी। तो ये कैसी संख्या है? इसमें अगर देखेंगे तो ये ऐसी संख्या है जिनमें एक का भाग जाएगा और स्वयं जाएगा, जैसे 3 एकम 3, 1 का और 3 का। विषम संख्याओं में बस सारी संख्याएं आ जाती हैं, अभाज्य संख्याएं भी इसी में शामिल होती है। देखिएगा, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और 23 है। ये सारी संख्याएं विषम संख्याओं में समाहित होती हैं, यानी कि विषम संख्याएं वो अभाज्य संख्याओं का भी एक ग्रुप होता है, एक समुच्चय होता है, ठीक है। इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो आपने समझा सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। और अब इसके आगे देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। देखिएगा, प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। देखिएगा, प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, एक एक चीज को समझ के चलेंगे। ये चौथा है, प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कुछ भी लिखा हो सकता है। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल भी कभी कभी लिख के दे देते हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल का भी याद रखना, कभी कभी प्राकृतिक की जगह क्वेश्चन में नेचुरल नंबर भी लिख दिया जाता है। तो प्राकृतिक संख्याओं को सुनेंगे। किसी चीज को अगर हमें गिनना है, गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब जैसे ये पेन है तो अब इसको क्या कहेंगे? हम 1 कहेंगे। और यहां पे अगर ये इस पार्ट को ऐसे कर दें तो ये कितने हो गए? 1, 2 हो जाएंगे। यानी कि कोई भी जो भी प्राकृतिक संख्या होगी वो कहां से स्टार्ट होगी? 1 से स्टार्ट होगी। तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये कैसी संख्याएं हैं? हमारी गिनती की संख्याएं हैं और यही सारी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब आ जाइएगा इसी के एक और आगे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं समझते जाइए एक एक चीज को। पूर्ण संख्याएं क्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं का मतलब है होल नंबर्स। पूर्ण संख्याओं का मतलब होता है कि जब प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके जो 1 से शुरू हो वो प्राकृतिक संख्याएं हो गई। लेकिन जब प्राकृतिक संख्याओं में किसको शामिल कर दिया जाए? 0 को शामिल कर दिया जाए तो वो संख्याएं हो जाएंगी हमारी पूर्ण संख्याएं। यानी कि हम क्या क्या ले लें? 0 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें और डॉट डॉट हमारी कैसी संख्याएं हो जाएंगी? ये पूर्ण संख्या हो जाएंगी। तो यहां आपको पता चला कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं हमारी कहां से शुरू होंगी? 0 से शुरू होंगी। यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी है, आगे हम बढ़ते चले जाएंगे संख्याओं के, तो ये हमारी
पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। चलिएगा, इतना आपको समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं, पूर्ण संख्याओं के बाद में परमेय संख्याओं के बारे में समझते हैं। चलिएगा, परमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। परमेय संख्याओं का मतलब होता है वे संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में हो, यानी कि एक फ्रैक्शन के रूप में हो। किसके रूप में हो? जो P अपॉन Q के रूप में हो। P अपॉन Q का क्या मतलब होता है? अंश और हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि जो P अपॉन Q के रूप में हो वो परमेय संख्याएं हैं। और इसमें कंडीशन होती है Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसका भी रीजन और लॉजिक है, ऐसा तो लिखा होता है, लेकिन क्यों नहीं होना चाहिए इस चीज को भी समझना है। कि जैसे हमने ले लिया कि P का मान हमने 1 ले लिया, ठीक है, और Q को हमने 0 मान लिया, तो बटे 0 करेंगे, तो ये कोई एक वैल्यू नहीं आएगी। ये कैसे हो जाएगी? अपरिभाषित हो जाएगी, इन्फिनिटिव हो जाएगी। तो इसको क्या इसकी वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटिव हो जाएगी। आप अंश में लेना चाहें 0/1 करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको 0 मिलेगी, लेकिन 1/0 आप करेंगे तो आप इन्फिनिटिव मिलेगा आपको। तो ये यहां पे संख्या एग्जिस्ट नहीं करेगी, और जब एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो एक संख्या बनेगी ही नहीं, परमेय संख्या नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए लिखा जाता है P अपॉन Q, और जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में चला जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है, तो वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो हमें इस चीज का ध्यान देना है। और अब इसमें क्या है? P अपॉन Q के रूप में कोई भी भिन्न आप ले लीजिएगा, कोई भी भिन्न आप P अपॉन Q के रूप में ले लीजिएगा, तो वो सारी भिन्नें हमारी कैसी हो जाएंगी? परमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब इसी में एक चीज और आप देखिएगा कि अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखिएगा, नेक्स्ट है 7 नंबर, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं यानी कि इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। अब अपरिमेय संख्याएं एक परिमेय संख्या है यहां पे जो P अपॉन Q के रूप में हो, Q नॉट इक्वल टू 0 में हो, इस प्रकार की कोई भी फ्रैक्शन भिन्न दी गई है। अब अपरिमेय नई चीज आ जाती है कि अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है। तो अपरिमेय संख्या का मतलब होता है वह संख्या जो करड़ी के रूप में दी गई हो। किस रूप में दी गई हो? करड़ी के रूप में। अब करड़ी कैसे डिनोट करते हैं? कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं करड़ी को, रूट में ही तो करड़ी को डिनोट करते हैं, सर्ड्स को। तो जो संख्या करड़ी के रूप में दी जाती है वो हमारी संख्या कैसी होती है? अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन यहां पे भी कंडीशन, ए जो है वो हमारा परिमेय होना चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। अब परमेय संख्या भी आपको पता है कि परमेय संख्या कौन? 2/3 हो, 5/7 हो। ऐसा ना हो कि ए हमारा क्या हो? पूर्ण वर्ग ना होना चाहिए, पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। इसमें यह कंडीशन है। एक ऐसी होनी चाहिए, परमेय होना चाहिए, 2/3 हो, 5/7 हो, 6/7 हो, कोई भी ऐसी संख्या हो जो पूर्ण वर्ग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप पूर्ण वर्ग लिखेंगे, यहां पे हम जैसे लिख देते हैं 4 लिख देते हैं, तो 4 तो हमारा बाहर आ जाएगा। किस प्रकार से? 2 × 2 = 2। तो ये तो हमारी क्या होगी? नेचुरल नंबर हो गई या होल नंबर हो गया, या इसको इंटीजर भी कह सकते हैं प्लस माइनस में, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दिया गया है। ठीक है, तो क्या है कि यहां पे पूर्ण वर्ग ए नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परमेय संख्या होनी चाहिए। और परमेय संख्या में किस प्रकार से होनी चाहिए? √3/2 हो, 5/7 हो, 6/5 हो, कुछ किसी भी प्रकार की कोई भी संख्या अगर हमारी परमेय के रूप में दी जाती है, परमेय संख्या ए होना चाहिए, तो वो संख्या हमारी कैसी संख्या हो जाएगी? परमेय संख्या हो जाएगी। चलिएगा, अब आगे समझते हैं। बहुत सारी चीजें हैं इसमें समझने के लिए, धीरे धीरे समझते हैं एक एक चीज को अपनी क्लास में। और कोई भी चीज ऐसी नहीं रहेगी जो आपसे छूट जाए। आप बेहतर तरीके से समझिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स करके हमें बता भी सकते हैं कि सर ये नहीं समझ में आया, हम दोबारा से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, नेक्स्ट देखते हैं इसमें पूर्णांक। 8 नंबर है पूर्णांक।
पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर्स, ठीक है, इंटीजर नंबर्स, ठीक है। इसमें पूर्णांक संख्या हो गई, ठीक है। इसी में आ जाती है धन पूर्णांक आ जाता है, पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है, धन पूर्णांक आ जाएगा। और इसी में एक चीज और आ जाती है, ऋण पूर्णांक आ जाएगा, ऋण पूर्णांक आ जाएगा। चलिए दोनों चीजों को समझ लेते हैं। ये हो गया 9 नंबर और ये हो जाएगा 10 नंबर, जो कि इसी से पूर्णांक संख्याओं से ही संबंधित है। तो ऋण पूर्णांक संख्याओं का मतलब होता है कि हम मान लेते हैं यहां पे खड़े हुए हैं, इस जगह हम खड़े हुए हैं, एक मेरा लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। मान लेते हैं लेफ्ट साइड कुछ लोग खड़े हुए और कुछ लोग राइट साइड खड़े हुए। तो हमें क्या करना है कि इन सभी का एक ग्रुप बनाना है, एक समुच्चय बनाना है, एक ग्रुप बनाना है कि हमें इस साइड के भी लेने हैं और इस साइड के भी लेने हैं। जब हमारे पास दोनों साइड के व्यक्ति आ जाएंगे तो वो हम एक पूर्णांक संख्याएं होंगी हमारी। जैसे देखिएगा, हमने ये कि ये संख्या रेखा बना दी, ये क्या है हमारा 0 है। अगर इसके हम राइट साइड में चलें तो प्लस का 1 मिलेगा, प्लस का 2 मिलेगा, प्लस का 3 मिलेगा, प्लस का 4 मिलेगा, प्लस का 5 मिलेगा और डॉट डॉट आगे भी होगा। अगर हम लेफ्ट साइड चलें तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6 और डॉट डॉट आगे भी होगा। अब हम देखेंगे तो यहां पे हमें क्या मिल रहा है कि हमें लेफ्ट साइड में माइनस मिल रहा है और राइट साइड में हमें प्लस मिल रहा है। अब पूर्णांक में क्या होता है, संख्या रेखा में 0 से राइट साइड प्लस और लेफ्ट साइड चलने पे जितना भी हमें मिल जाए उन सबका अगर हम समुच्चय ग्रुप बना लेते हैं तो वो हमारे क्या होंगे, सारे पूर्णांक कहलाएंगे, इंटीजर कहलाएंगे, +1 +2 +3 डॉट डॉट। ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक पूर्णांक संख्याएं होती हैं जो 0 से लेके -n तक जाती हैं और 0 से लेके +n तक जाती हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, पूर्णांक संख्याएं हो गई। अब आइएगा धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि अगर हम 0 से प्लस की तरफ जाते हैं तो इसमें सारी कैसी होंगी, प्लस वाली संख्याएं होंगी, +1 +2 +3 +4 +5 डॉट 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 डॉट। तो ये हो गया धन पूर्णांक। और अगर हम निगेटिव की तरफ इस तरफ चले जाएं, अगर इस तरफ चले जाते हैं तो ये क्या होगा, -1 -2 -3 -4 और -5। तो ये हमारा क्या होगा, ऋण पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, पूर्णांक पे आपको समझना है कि संख्या रेखा में 0 से लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों को हमें प्लस माइनस को लेना है, उसका समुच्चय जो भी बनके तैयार होगा, जो भी संख्याएं मिलेंगी वो हमारी क्या होंगी, पूर्णांक संख्या होंगी। जो प्लस वाली होंगी वो धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, जो ऋण वाली होंगी वो हमारी कैसी होंगी, निगेटिव इंटीजर होंगी, ऋण पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया पूर्णांक संख्याओं के बारे में। अब चलिए इसमें एक चीज और समझ लेते हैं कि इसमें एक चीज और पूछी जाती है आपसे, स्थानीय मान, जातीय मान, इनके बारे में भी देख लेते हैं। क्या है स्थानीय मान और जातीय मान? देखिएगा, जातीय मान, सबसे पहले जातीय मान देख लेते हैं। जातीय मान और स्थानीय मान। जातीय मान का मतलब होता है किसी भी, कोई भी हमें नंबर दिया गया, जैसे हमें दिया गया 3, 5, 2 और यहां भी हमें 3, 5, 2 दिया गया। अब स्थानीय मान का देखना है, अगर हमें इसका स्थानीय मान निकालना है या जातीय मान, तो यहां पे हम किसी भी संख्या का स्थानीय जातीय मान निकालें तो हमें क्या मिलेगा, वही सेम टू सेम संख्या मिलेगी। यानी कि एक फिक्स वैल्यू, जो संख्या है उस संख्या का जातीय मान फिक्स होगा। ठीक है, 2 का जातीय मान 2, 5 का 5, 3 का 3। अगर हम स्थानीय मान का बात करें तो लेफ्ट, अगर हम इस साइड से देखेंगे वंश की तरफ से, इकाई की तरफ से तो 2 ही मिल रहा है, लेकिन अगर हम 5 पे जाएंगे तो हमें 5 और इधर कितने अंक छूट गए, 1, तो 10 हो जाएगा, यानी कि इसका हमें 50 मिल जाएगा स्थानीय मान। 3 की अगर हम बात करें तो क्या होगा, 3 गुणे 2 अंक हो गए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना अंतर है आपको स्थानीय मान और जातीय मान में। स्थानीय मान में आपको जो भी संख्याएं हैं उसमें इकाई, दहाई और सैकड़े का ध्यान देना है,
जबकि जाति मान यानी फिक्स्ड वैल्यू जो है वो आपकी जो भी संख्या है वो संख्या आपको सीधी सीधी वहां पे नोट करनी है कि हमें 2 का पूछा गया तो 2 आएगा, 5 का पूछा जाए तो 5 होगा जाति मान। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज आपने समझी। जो आपका अगर इसको देखें तो ये 9 नंबर हो गया और ये 10 नंबर हो गया। आज की ये 10 इंपॉर्टेंट बहुत ही छोटी छोटी मगर मोटी बातें थी। इन चीजों को आपको समझना है। आपको नहीं समझ में आया है, आप फिर से वीडियो को बैक करिए और उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कहीं पे कोई भी डाउट रह जाता है, किसी प्रकार की और भी कोई कॉन्सेप्ट थ्योरी है जो हमने यहाँ 10 में शामिल नहीं की है, आप हमें बताइएगा। उसको नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए आज की क्लास को बस इतनी 10 ही पॉइंट के साथ समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे कल एक नई क्लास में जिसमें कुछ डेफिनेशंस होंगी, कुछ फार्मूले भी होंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।